Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, ये डेटा स्ट्रक्चर का चैप्टर 13 है। चैप्टर 12 में आपने स्टैक से इंट्रो किया था, समझा था आपने स्टैक क्या होता है और लीफो प्रिंसिपल कैसे काम करता है। अगर ये वीडियो सही से आपने समझा है तो ही ये चैप्टर 13 आपको समझ में आएंगी। इस वीडियो में हम स्टैक्स के शब्दों में कोड करना सीखेंगे। और भी लैंग्वेज की जानकारी चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर बाकी के लैंग्वेजेस को आप सीख सकते हो। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप शुरू से वीडियो देखते आ रहे हो तो आपके पास एक फोल्डर होगा C++ds के नाम से। इसके अंदर एक फाइल क्रिएट कर लीजिए stack_array_push.cpp के नाम से। क्या आप लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में जानते हो? जैसे एक फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया x के नाम से, तो अगर वेरिएबल का डिक्लेरेशन फंक्शन के अंदर है तो इसका मतलब ये वेरिएबल लोकल होगा। लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो जिस फंक्शन के अंदर बने हो उसी फंक्शन के अंदर वो एक्सेसिबल हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे cout की सहायता से x को प्रिंट करने का कोशिश करूँगा तो ये डेफिनेटली प्रिंट होगा, क्योंकि x वेरिएबल इसी फंक्शन के अंदर बना और इसी फंक्शन के अंदर हम प्रिंट करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सपोज कीजिए अगर मैं डेमो नाम का एक दूसरा फंक्शन बना लूँ और यहाँ पे मैं cout की सहायता से x को एक्सेस करने का कोशिश करूँ तो ये एक्सेस नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि x वेरिएबल का डिक्लेरेशन मेन के अंदर है। इसका मतलब ये जो x वेरिएबल होगा ये मेन का लोकल वेरिएबल होगा और इसका इस्तेमाल सिर्फ मेन फंक्शन के ही बॉडी में होगा। डेमो के अंदर आप इस वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, अगर इस वेरिएबल को ग्लोबल बना दिया जाए तो फिर किसी भी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल होगा। ग्लोबल बनाने के लिए मेन फंक्शन से बाहर यहाँ पे आप वेरिएबल का डिक्लेरेशन करोगे। अब यह वेरिएबल किसी भी फंक्शन में, इनफैक्ट किसी भी प्रोग्राम में यहाँ पे एक्सेस हो सकेगा। जब आप इसे रन करोगे तो सिर्फ मेन का रिजल्ट आपको दिखेगा, क्योंकि जैसे ही आप प्रोग्राम रन करोगे डिफ़ॉल्ट रूप से मेन फंक्शन कॉल होगा। यह आपका अपना फंक्शन यूजर डिफाइंड कॉल नहीं होगा, ये खुद से आपको कॉल करना होगा। तो इस डेमो को कॉल कीजिए ज़रा। ये मेन के अंदर कॉल करना है, इसीलिए पहले डेमो फंक्शन को मेन के ऊपर इस तरह से रख देंगे और फिर हम मेन के अंदर डेमो को ऐसे कॉल करेंगे। जब भी आप यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाओगे तो उसके अंदर ज़रूर देखें कि क्या रिटर्न कीवर्ड इस्तेमाल हुआ या नहीं। इस डेमो फंक्शन के अंदर क्या रिटर्न कीवर्ड इस्तेमाल हुआ? नहीं। तो डेमो फंक्शन का डेफिनेशन करने से पहले वॉइड कीवर्ड को ज़रूर ऐड कीजिए। इसका मतलब है कि इस फंक्शन से हमने कुछ भी रिटर्न नहीं किया। ओके, रन करके ज़रा टेस्ट कीजिए। ज़रा देखिए 6 2 टाइम्स प्रिंट हुआ, क्योंकि मेन ने पहले 6 को प्रिंट किया होगा, फिर हमने डेमो फंक्शन कॉल कर दिया तो डेमो फंक्शन के अंदर भी तो 6 को प्रिंट करने की कोडिंग डिफाइंड है, इसीलिए 2 बार 6 आपको दिखाई दिया। तो आपने ग्लोबल और लोकल वेरिएबल समझा। जिस तरह से वेरिएबल की सहायता से आप डेटा को स्टोर करते हो वैसे ही आप कांस्टेंट की भी सहायता से डेटा को स्टोर कर सकते हो, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है, ज़रा समझिए। सपोज कीजिए आपको कांस्टेंट बनाना है तो सिंपली डिफाइन प्री प्रोसेसर कमांड का आप इस्तेमाल करोगे। ऐसे राइट कर देंगे #define और अपने कांस्टेंट का नाम डिफाइन कर देंगे और जो वैल्यू रखना चाहते हो वो आप रख दोगे। याद रखिए कांस्टेंट में वैल्यू रखने के लिए आप असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंबल नहीं दोगे। तो x के नाम से कांस्टेंट प्रिपेयर किया गया जिसमें क्या वैल्यू असाइन है 6। तो ये ग्लोबल कांस्टेंट होगा, क्योंकि हमने मेन फंक्शन से बाहर इसे बनाया, मतलब ये ग्लोबल कांस्टेंट किसी भी फंक्शन में आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे वेरिएबल एक्सेस होता है वैसे ही आपका कांस्टेंट भी एक्सेस होगा, बस बनाने का तरीका बदल जाएगा। अब इस डेमो फंक्शन के अंदर देखिए मैंने x को प्रिंट किया तो x वाला जो कांस्टेंट होगा वो प्रिंट होगा। मेन के अंदर मैंने x को प्रिंट किया तो x वाला जो कांस्टेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ज़रा रन कीजिए, देखिए अभी भी सेम रिजल्ट आया। अब ज़रा समझिए कि कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या अंतर होता है। पहले तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे x के नाम से और इसमें मैं डेटा रख देता हूँ 6। अब देखिए ये जो मेन फंक्शन है यहाँ पे मैं x को एक्सेस करता हूँ और डिफाइन कर देता हूँ और असाइन कर देता हूँ 10 और फिर cout की सहायता से x को प्रिंट करता हूँ। ये कोड कैसे एग्जीक्यूट करेगा ज़रा बताइए। पहले से x में क्या था 6, लेकिन मेन फंक्शन जब कॉल होगा तो x अपडेट हो जाएगा
10 से, यानी x में जो 6 होगा वो रिमूव हो जाएगा और x की जगह और 6 की जगह 10 चला जाएगा x में, और फिर अगर हम x के वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो 10 प्रिंट होगा, न कि 6। रन कीजिए, देखिए 10 प्रिंट हुआ। मतलब क्या समझा आपने? वेरिएबल बनाएंगे तो डेटा अपडेट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है बाद में, लेकिन कांस्टेंट में ऐसा नहीं होगा। देखिए मैं कांस्टेंट क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे x के नाम से, और इसमें मैंने डिफाइन कर दिया 12। ऐसे ही एक्सेस होगा कांस्टेंट भी। मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ x में 10 को, और फिर मैं प्रिंट करता हूँ। रन कीजिए, देखिए एरर आ गया। तो कांस्टेंट से अगर आप डेटा स्टोर करोगे तो जो डेटा आपने स्टोर करने का कोशिश किया वो बाद में कभी भी अपडेट नहीं होगा कांस्टेंट के अंदर। एक और अंतर समझिए कांस्टेंट और वेरिएबल में। वेरिएबल में क्या होता है कि अगर आपने पहले डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल ऐसे, तो बाद में आप उसमें डेटा को रख सकते हो। जैसे मैंने इस तरह से डेटा रखा, तो डिक्लेरेशन पहले और वैल्यू बाद में, ऐसा सिर्फ वेरिएबल में पॉसिबल है। लेकिन अगर आप कोई कांस्टेंट क्रिएट करके सिर्फ डिक्लेयर कर देते हो ऐसे, और बाद में आप इसमें वैल्यू रखोगे तो ये एरर हो जाएगा। कांस्टेंट में वैल्यू उसी वक्त रखा जाता है जिस वक्त हम उसे डिक्लेयर करते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसे डिक्लेयर कर रहे थे, तो इसमें अगर वैल्यू रखना है तो यहीं पे रखा जाएगा। कहीं और से अगर वैल्यू इसमें पास करेंगे तो एरर आएगा। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि डेटा हमें कांस्टेंट से स्टोर करना है या वेरिएबल से? एक ऐसा डेटा जो सेंसिटिव हो, जो अपडेट होने पे पूरे एप्लीकेशन में चेंजेस क्रिएट कर दे, वैसे डेटाओं को जब आपको स्टोर करना हो तो कांस्टेंट बनाकर स्टोर कीजिए। कॉमन डेटा अगर आप स्टोर कर रहे हो जिसके चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वैसे डेटाओं को आप वेरिएबल की सहायता से स्टोर करो। तो ये ग्लोबल कांस्टेंट हो गया। लोकल बनाना होगा तो फंक्शन के अंदर ऐसे बना देंगे, तो ये लोकल होगा। अगला क्वेश्चन समझिए, कांस्टेंट या वेरिएबल ग्लोबल कब बनाएंगे? सपोज कीजिए आपके प्रोग्राम में कई सारा फंक्शंस है और हर फंक्शंस में एक ऐसा वेरिएबल है जो 100% इस्तेमाल होगा, तो वैसे वेरिएबल को आप ग्लोबली डिक्लेयर कर दो ताकि सारे फंक्शंस में आप उसे एक्सेस कर सको। लेकिन कोई वेरिएबल किसी एक ही फंक्शन में इस्तेमाल होने वाला है तो उसे ग्लोबल डिक्लेयर नहीं करेंगे, बल्कि उसे हम उसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर देंगे। एग्जाम्पल, कोई ऐसा वेरिएबल या कांस्टेंट जो सिर्फ ए के अंदर इस्तेमाल होगा, ए फंक्शन के अंदर, कहीं और इस्तेमाल नहीं होगा, तो उस कांस्टेंट या वेरिएबल का डिक्लेरेशन हम ए के अंदर करेंगे, न कि ग्लोबल डिक्लेरेशन करेंगे। तो बेसिक्स आपका क्लियर हो गया। अब आप स्टैक के शब्दों में प्रोग्राम्स को बना सकते हो। सबसे पहले हमें स्टैक के शब्दों में पुश ऑपरेशन को परफॉर्म करना सीखना है। पुश ऑपरेशन का मतलब हो गया एरे में डेटा को इंसर्ट करना। आपने ऑलरेडी पढ़ा था इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना पिछले कुछ वीडियो के पहले, तो ये भी इंसर्शन ऑपरेशन ही है, लेकिन स्टैक एल्गोरिथम के शब्दों में। कैसे होगा समझिए, काफ़ी इजी है और 100% चांस होता है पुश ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आने का। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो या एग्जाम दे रहे हो तो मैंने एक एरे डिक्लेयर किया डेटा के नाम से। अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूँ 5, मतलब क्या हुआ, इस एरे का लेंथ हो गया 5। अब इस एरे में 5 डेटा से ज़्यादा हम असाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे 5 एलिमेंट को असाइन किया इस एरे के अंदर। अगर मैं अगला एलिमेंट इस तरह से असाइन कर दूंगा तो एरर हो जाएगा, क्योंकि इस एरे का लेंथ था 5। इसका मतलब इसमें हम 5 एलिमेंट ही रख सकते थे। तो यहाँ तो हमने पहले ही डिफाइन कर दिया, लेकिन यूजर से इनपुट लेकर हमें इस एरे के अंदर असाइन करना है। इसलिए सिर्फ एरे को डिक्लेयर कीजिए और इसका जो लेंथ होगा वो यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। तो इसे एरे का लेंथ या एरे का कैपेसिटी भी बोला जाता है। जो कैपेसिटी या लेंथ का नंबर आपने पास किया उसे आप किसी कांस्टेंट या वेरिएबल में भी रख सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने डिफाइन की सहायता से एक लेंथ के नाम से कांस्टेंट डिक्लेयर किया और इसमें मैं असाइन कर देता हूँ 5। अब आप यहाँ पे लेंथ को इस तरह से डिफाइन करोगे तो देखिए पहले स्टैटिक रूप से 5 रिटर्न था, लेकिन अब डायनेमिकली यहाँ पे 5 आएगा, क्योंकि जो लेंथ कांस्टेंट है उसका इस्तेमाल हमने यहाँ कर लिया। नोटिस कीजिए मैंने यहाँ पे कांस्टेंट को टर्मिनेट नहीं किया। टर्मिनेट इसलिए मैंने नहीं किया क्योंकि हमें ये कांस्टेंट यहाँ पे इस्तेमाल करना था, इसीलिए लास्ट में यहाँ पे टर्मिनेट करेंगे। ओके, जरा एक और वेरिएबल क्रिएट कर लीजिए। मैंने वेरिएबल का नाम डिफाइन कर दिया इंडेक्स और डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें 0 रखता हूँ। तो इन सभी चीज़ों को मैंने ग्लोबल बनाया। हो सकता है कई सारे फंक्शंस बने इस प्रोग्राम में और तीनों में इनका इस्तेमाल हो, इसीलिए ग्लोबल बनाया गया।
तो हमें पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है। देखिए ज़रा, मैंने पुश के नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया, रिटर्न टाइप मैंने डिक्लेयर कर दिया वॉइड, क्योंकि इसके अंदर मैं रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करूँगा। जरा सी आउट का इस्तेमाल कीजिए और यूजर को मैसेज दे दीजिए एंटर अ नंबर, \n का इस्तेमाल कर लीजिए। अब यूजर जो नंबर इनपुट करेगा उसे हमें एरे के अंदर रखना है, तो हम सी इन का इस्तेमाल करेंगे। किस नाम से एरे है, जरा देखिए, डेटा के नाम से। अगर आप यहाँ पे डिफाइन कर दो 0, तो क्या होगा, जो नंबर यूजर इनपुट करेगा इस डेटा एरे के 0 इंडेक्स पे चला जाएगा। तो यहाँ 0 लिखने के बजाय आप इंडेक्स भी तो राइट कर सकते हो, क्योंकि इंडेक्स में भी पहले से क्या असाइंड है, 0। अगर इसकी टेस्टिंग करना है तो पुश फंक्शन को कॉल करना होगा मेन के अंदर। जरा इस इंडेक्स का नाम चेंज कर दीजिए, मैंने यहाँ पे इंडेक्सेस डिफाइन कर दिया। इंडेक्स के नाम से ऑलरेडी पहले से ही फंक्शंस होते हैं C++ के अंदर, इसीलिए वार्निंग आएगा, इसलिए मैंने नाम चेंज कर दिया इंडेक्सेज। रन करके इसकी टेस्टिंग कीजिए। मांगा क्या, एंटर अ नंबर, आप इनपुट करो। देखिए मैंने फर्स्ट नंबर इनपुट किया और प्रोग्राम हमारा क्लोज हो गया। मैं चाहता हूँ ये नंबर तब तक मांगता रहे जब तक एरे का लिमिट फुल ना हो जाए। कितना लिमिट है एरे का, यानी कितना लेंथ है, 5, मतलब 5 बार तो हम इसमें डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, अलग अलग डेटा को। तो 5 बार डेटा अलग अलग इंसर्ट करने के लिए सी इनको 5 बार कॉल करना होगा। पहला तरीका है लूप के अंदर आप रख दो, लेकिन आप स्टैक पढ़ रहे हो। स्टैक ज़्यादातर आपको रेकमेंड करता है कि आप रिकर्शन का इस्तेमाल करो। रिकर्शन का मतलब है एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को ही कॉल करे। जैसे देखिए, मैंने पुश के अंदर फिर से पुश फंक्शन को वापस कॉल कर दिया, तो इस मेथड को यानी कि इस टेक्निक को कहा जाएगा रिकर्शन। अब ये कोड कैसे एग्जीक्यूट करेगा, एक बार तो पुश फंक्शन आपने मेन के जरिए कॉल किया, लेकिन जैसे ही ये पुश फंक्शन कॉल होगा आपसे नंबर मांगेगा और 0 इंडेक्स पे डेटा रख देगा। फिर वापस ये पुश फंक्शन कॉल हो जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पे इसे कॉल किया, फिर डेटा मांगेगा, फिर ये 0 इंडेक्स पे ही रखेगा और ये फंक्शन कभी नहीं रुकेगा क्योंकि इसने अपने आप को ही कॉल कर लिया। ज़रा टेस्ट कीजिए, देखिए मैंने पहला नंबर इनपुट किया, फिर नंबर इनपुट करता हूँ, फिर नंबर इनपुट करता हूँ, फिर नंबर, देखिए कभी भी नहीं कटा, क्योंकि जितना बार पुश फंक्शन कॉल होगा ऑटोमेटिक ये वापस खुद को दोबारा कॉल कर लेगा, इसीलिए फंक्शन कभी नहीं रुकेगा। स्पेशल केस में रोकेंगे, वो समझेंगे, लेकिन पहले ये समझिए जितना बार ये फंक्शन कॉल होगा अलग अलग इंडेक्स पर डेटा जाना चाहिए। अब यहाँ इंडेक्सेज हमने पास किया, क्या डिफाइंड है, 0, मतलब जितना बार कॉल करेंगे उतना बार सिर्फ 0 इंडेक्स पे ही डेटा जाएगा। हमें डिफाइन करना है कि फर्स्ट टाइम कॉल हो तो 0 इंडेक्स पे डेटा जाए, अगली बार कॉल हो तो 1 इंडेक्स पे डेटा जाए, फिर अगली बार कॉल हो तो 2 इंडेक्स पे डेटा जाए। ये कैसे होगा, सिंपल है, आप इंडेक्सेज में 1 को ऐड करो इस तरह से, तो क्या होगा ज़रा समझिए। पहले से इंडेक्सेज में क्या है, 0, लेकिन जब ये फर्स्ट टाइम चलेगा तो इंडेक्स में 1 ऐड हो जाएगा और फर्स्ट टाइम 1 इंडेक्स एक्सेस होगा और 1 इंडेक्स पे वो डेटा चला जाएगा जो यूजर ने इनपुट किया। फिर अगली बार जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ऑलरेडी इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो 1 होगा अगली बार, तो फिर 1 में 1 ऐड हो जाएगा, फिर अगली बार 2 आएगा, फिर 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे चेंज होता जाएगा। लेकिन नोटिस कीजिए एरे का पहला इंडेक्स होता है 0, और अगर आप यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर को पास कर दोगे तो पहला इंडेक्स एक्सेस होगा 1। कैसे, यह फर्स्ट टाइम कॉल हुआ, इंडेक्स में 0 है, लेकिन कॉल होते ही 0 में 1 ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से फर्स्ट टाइम जब ये फंक्शन कॉल होगा तो एरे के 1 इंडेक्स पे आपका डेटा जाएगा। हमें डिफाइन करना है कि एरे के 0 इंडेक्स पे पहला डेटा जाए, तो इसके लिए हम इंडेक्सेज में 0 ना रख के 1 रख देंगे। तो क्या होगा, -1 में अगर फर्स्ट टाइम आप 1 को ऐड कर दोगे तो डिफ़ॉल्ट रूप से ये क्या रिटर्न करेगा, 0। इसीलिए जब ये फंक्शन फर्स्ट टाइम कॉल होगा तो पहली बार यहाँ आएगा 0 और जो डेटा इनपुट होगा वो 0 इंडेक्स पे जाएगा, फिर अगली बार 0 में 1 ऐड होगा तो यहाँ आ जाएगा 1, फिर अगली बार 2, 3, 4, 5, तो ऐसे करते करते अलग अलग इंडेक्स पे आपका डेटा चला जाएगा। लेकिन अभी भी ये फंक्शन रुकेगा नहीं, हमें डिफाइन करना होगा कि जब एरे में डेटा फुल हो जाए तो ये फंक्शन कॉल होना बंद हो जाए। ये कैसे चेक होगा, ऐसा करने के लिए पुश फंक्शन के अंदर सबसे पहले आप इफ़ को शुरू करोगे और देखिए जो इंडेक्सेस वाला वेरिएबल है हमारे पास, चेक करेंगे कि क्या इसका वैल्यू लेंथ -1 से छोटा है। मतलब क्या हुआ, लेंथ में क्या है पहले से 5, तो 5 - 1 का मतलब हो गया 4।
तो अगर इंडेक्स का वैल्यू 4 से छोटा होगा तो ही उस केस में ये सारा कोड चलेगा। जो बाहर हमने अप्लाई किया था उस कोड को इसके अंदर आप इस तरह से रख दो। तो यहाँ माइनस हमने क्यों किया समझिए, 4 से छोटा लेटेस्ट कितना होगा 3, और देखिए अगर 3 होगा तो 3 में 1 ऐड हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम इंडेक्स कितना होना चाहिए 4। अब जैसे इस एरे का लेंथ है 5, तो कहने का मतलब है काउंटिंग कहाँ से शुरू होगा 0 से। तो काउंटिंग अगर आप 0 से शुरू करते हो तो जो लास्ट 4 आएगा टोटल मिलाकर तो 5 एलिमेंट हो गए। इसीलिए कंडीशन 4 से छोटा तक के लिए चेक करेंगे ताकि जो 3 है उसमें 1 ऐड किया जा सके और उस फंक्शन कॉल हो जाए। ऐसा करने से आपका फंक्शन तभी तक कॉल होगा जब तक एरे में लिमिट फुल ना हो जाए। इसका एल्स क्या होगा, आप ऐसे मैसेज दे सकते हो योर एरे इज़ फुल, या आप ऐसे मैसेज दे सकते हो योर एरे इज ओवरलोडेड। ज़रा टेस्टिंग कीजिए, देखिए मैंने नंबर्स इनपुट करना शुरू किया, जैसे ही लिमिट फुल होगा मैसेज आ जाएगा योर एरे इज फुल। तो समझा आपने, ऐसे ही पुश ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे स्टैक के शब्दों में। वैसे ये जो प्रोग्राम है वो डाउनलोड आप कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। एक बार वैप इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ज़रूर विजिट कीजिए और हमारी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस के बारे में सारी जानकारी को प्राप्त कीजिए। इसमें जो भी लैंग्वेज पढ़ेंगे सिर्फ प्रोजेक्ट्स के पैटर्न पे होगा। बेहतर जानकारी के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल करें। वैप इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए और wapinstitute.com पर विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद।